मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों पंच परमेश्वर। हमारा जो ये चैप्टर का टाइटल है, जो नाम है, वो है पंच परमेश्वर। ठीक है, तो बच्चों पाठ को शुरू करते हैं कि आज हमारे पाठ में एक बढ़िया सी प्यारी सी कहानी है जिसे हम बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, उसको अच्छे से समझते चलेंगे और समझेंगे, तभी हम उसके जो क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, वही हम उनके उत्तर निकाल पाएंगे। ओके, तो आइए पाठ को शुरू करते हैं बच्चों। जुम्मन शेख और अलुक चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। ठीक है, गाढ़ी का मतलब होता है बच्चों गहरी मित्रता थी। ठीक है, दोनों की साझे में खेती होती थी। ठीक है, यानी कि दोनों एक ही खेत में साझे में काम करते थे। वो बोलते हैं ना, पार्टनरशिप में काम करना, एक साथ मिलके काम करना, कि आधा तेरा लाभ और आधा मेरा लाभ। तो इस तरह से क्या था, वो साझे में काम करते थे। ठीक है, दोनों को एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए तब अपने घर अलुक को पैसे अलुक को सौंप गए थे, यानी कि अपना घर जो था वो अलुक को सौंप गए थे। जुम्मन यानी ये एक मोमडन लोगों की कहानी है। ठीक है, अलुक जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न तो खान पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलने थे। यानी वो ना तो एक धर्म के थे और ना ही वो विचारों से एक थे, बस उनके अलग थे, बस दिल मिले हुए थे उनके, यानी कि मन एक दूसरे के मिले हुए थे। एक दूसरे से केवल मन का विचार था, धर्म का, व्यवहार का, खान पान का कोई वो नहीं था। और मित्रता का मूल्य मंत्र भी यही है, और दोस्ती का जो मूल्य मंत्र है एक्चुअल में वो वही होता है। ठीक है, जुम्मन शेख की दूर की एक बूढ़ी खाला थी। जो जुम्मन शेख था, जो 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 मतलब मुस्लिम धर्म से था, जुम्मन शेख उसकी खाला थी, यानी कि उसकी मौसी थी। ठीक है, उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में उसका कोई न था। यानी उनके पास जो भी प्रॉपर्टी थी या जो भी उनके पास था, वो क्या था, उनके पास कोई संबंधी तो था नहीं, बस जो था वही था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी, यानी वो ज़मीन, अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ली, क्योंकि और कोई संबंधी था नहीं। जब तक संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं हुई थी, तब तक खाला का खूब आदर सत्कार किया गया। होता है ना बच्चों कि हम अपने फ़ायदे के लिए, क्या होता है, जब तक दूसरों की पूछ करते हैं, जब तक हमें उनसे फ़ायदा होता है, और जब फ़ायदा नहीं होता, हमारा फ़ायदा नहीं निकलता, तो क्या होता है कि लोग उस इंसान को छोड़ देते हैं या फिर उसको वो रेस्पेक्ट, वो इज्जत नहीं देते। पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर ही लगा दी, यानी वो खातिरदारियां भी उस मोहर के साथ खत्म कर दी। अब बेचारी खालों को पिराए नृत्य ही कड़वी बातें सुननी पड़ती, यानी वो हर रोज ऐसी ही कड़वी बातें सुनने लगी और अपमान सहन करना पड़ता था। कुछ दिन उसने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की और अलग रहने के लिए गुजारे की मांग की। जुम्मन ने दृष्टा के साथ ही उत्तर दिया, रुपया क्या पेड़ पर लगते हैं। जुम्मन जो था, उसने ऐसा जवाब दिया अपनी मौसी को, मतलब अपनी खाला को, कि रुपये जो हैं वो क्या पेड़ पे लगते हैं। खाला ने निम्रता, यानी कि खाला ने बहुत धीमी आवाज में निम्रता के साथ पूछा, मुझे भी तो कुछ रूखा सूखा चाहिए ना जीवन जीने के लिए। जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझता है कि तुम मौत से लड़कर आई हो। कोई यह थोड़ी समझेगा कि तुम मौत से लड़कर आई हो। इसी बात पर खाला क्या हुआ, खाला बिगड़ गई और उसने मामला पंचायत में पेश करने की धमकी दी। अब खालों को गुस्सा आया, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने यह सारा मामला पंचायत को बताने का फैसला लिया। ठीक है, जुम्मन हंसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरण को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है, वह इस तरह से हंस रहे थे। वे बोले, हाँ ज़रूर पंचायत करा लो, फैसला हो जाए। मुझे भी रात रात दिन की खटपट कतई पसंद नहीं है, फैसला कराना करा लो, मुझे भी पसंद नहीं है। उसने ऐसा अपनी खाला से बोला। आगे क्या होता है बच्चों, आगे देखते हैं। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह नहीं था, यानी उसको कुछ भी अंदाजा नहीं था। ऐसा कौन था जो आपको अपन शत्रु बनाने का साहस करे, यानी ऐसा कोई नहीं है जो मुझे खुद का शत्रु बनाए, है ना। इसके बाद कई दिनों तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गांवों में दौड़ती रही, कमर झुकाकर कमाल की तरह
कमान की तरह हो गई, यानी कमर जो बेचारी कमान की तरह हो गई थी। एक एक पग चलना दुर्भर था, मगर जो बात आ पड़ी थी उसका निर्णय करना जरूरी था। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी, अब उसका निर्णय भी होना जरूरी था क्योंकि वो थक चुकी थी झेलते झेलते। जुम्मन शेख ने पहले ही सारा प्रबंध कर रखा था, अब वो चालाक था, उसने सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उससे विनती की, पंचो आज 3 साल हुए हैं मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन के नाम लिख दी थी, इसे तो आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे जीवन भर रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। अब न पेट को रोटी मिलती है न तन को कपड़ा। बेबस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती तुम्हारे सिवा, और किससे अपना दुख सुनाऊं। ऐसा खाला ने कहा, यानी जुम्मन की मौसी ने कहा कि जब तक मेरे हाथ पैरों में जान थी तब तक मैंने सुना समझा झेला भी, अब मुझसे ये सब चीज़ें सहन नहीं होती, तो मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर भी नहीं लगा सकती, मेरे अंदर इतनी जान नहीं, मुझ पे कुछ पैसा नहीं। लेकिन अब जो भी हो, मेरा पंच फैसला सिर्फ आप ही कर सकते हो। पंचायत में उसने अपनी बात रखी खाला ने, ठीक है। तुम लोग जो राह निकाल दो, यानी तुम जो लोग कहोगे, जो रास्ता निकालोगे, मैं वह उसी पर चलूंगी। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे रखूंगी। मैं सब पंचों की जो बातें हैं, मैंने पंच बिठाए हैं तो मैं उनकी सिर माथे बात मानूंगी। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न को लेकर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहासुनी हो गई। खाला बोली, खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं और न दुश्मन, और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बदती हूँ, सरपंच बदती हूँ। यानी कि उसने जुम्मन का जो दोस्त था अलगू, उसको ही सरपंच बनाने का फैसला किया कि तुम उसको तो जानते हो, मैं उसी को ही सरपंच बना देती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, उसे लगा कि ये मेरा दोस्त है, अब ये तो मेरी ही साइड लेगा, तो वो और फूले न समाई। भावों को छिपाकर बोले, अलगू चौधरी ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन मिश्र वैसे अलगू है, मेरे लिए जैसे जो रामधन वो थे पंच थे वैसे ही अलगू है। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी उसके हाथ में है, पर जब अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की तो एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ने लगा। अब उसके हृदय की चोट, मतलब अब उसके हृदय पर चोट लग रही थी, क्योंकि अलगू बिल्कुल जायज़ बात कर रहा था, वो क्योंकि वो पंच उस टाइम सरपंच था, ठीक है। जुम्मन चकित थे कि आज अलगू को क्या हो गया है, अभी यह मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि यह मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। क्या इसने दिनों की दोस्ती भी काम ना आएगी, इतने दिनों की जो मैं इतने दिन से दोस्त हूँ, क्या वो दोस्ती काम नहीं आएगी कि ये ऐसी बातें कर रहा है। जुम्मन शेख इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया है कि उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्चा दिया जाए, यानी खालाजान को महीने का खर्चा दिया जाए, बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाएगी। अगर जुम्मन ने खालाजान का खर्चा नहीं दिया तो क्या होगा, रजिस्ट्री रद्द समझी जाएगी। अब ये तो ऐसा फैसला हो गया ना कि जुम्मन को तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस चीज़ का। इस फैसले पर अब क्या होता है बच्चों, आगे देखते हैं। इस फैसले ने अलगू जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी, यानी कि अब जुम्मन शेख को बहुत ज़्यादा दुख हुआ तो उनकी जड़ें हिल गई थी दोस्ती की। वे मिलते जुलते थे, लेकिन उसी तरह जैसे तलवार में ढाल मिलती है। जुम्मन के मन में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटकता करती थी कि किसी भी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अब जुम्मन जो था वो तो वैसे ही बड़ा वो हो रहा था कि भाई इसने मेरे फेवर में फैसला नहीं किया, तो अब क्या, जैसे मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगा अपने दोस्त को। ऐसा अवसर जल्दी ही जुम्मन के हाथ में आया। अलगू चौधरी बटेश्वर से 2 बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी लाए थे। देवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद उस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेले बैल किस काम का, निदान यह हुआ कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक साहू थे, वे इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव से गुड़ की लाद कर मंडी ले जाते थे, यानी गांव में जो एक किसान थे उनके पास एक ही बैल था, वो एक ही बैल से सारी चीज़ें लेके जाते थे, तो उन्हें दूसरे बैल की ज़रूरत थी, ठीक है, क्योंकि वो मंडी का माल ढोते थे। मंडी से तेल नमक भरकर लाते तो दिन भर
बेखटके 3 खैप हो जाते। आजकल तो एक ही खैप के लाले पड़े रहते हैं। बेल देखा, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही लिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी भी गरज थी ही, घाटे की परवाह न की। उन्होंने, उनको जरूरत थी तो घाटे की परवाह ना की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो भरपूर काम लिया। वह दिन में 3-3 4-4 खैफ करने लगे, यानी कि दिन में 3-3 4-4 बार वो चक्कर लगाने लगे। न चारे की फिक्र थी, ना उन्हें बैल के चारे की फिक्र थी, ना पानी की, बस खैपों से काम था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा पशु अब दम भी न ले पाता था कि वो रूखा सूखा खा रहा है। फिर जोत दिया जाता था। अलगू चौधरी के घर तो चैन की बंसी बजती थी, कहाँ वह सुख चैन, कहाँ यह आठों पहर की खपत, यानी कहाँ तो वो सुख चैन से रह रहा था अकेला बैल, और कहाँ यहाँ इसे इतना काम करना पड़े, खाने को कुछ मिल नहीं रहा। महीने भर में वह पिस्सा गया। एक दिन चौथी खैफ में साहू ने दोना बोझा लादा। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे, पर साहू को तो जल्दी पहुंचने की फिक्र थी। अतएव उन्होंने कई कोड़े निर्दयता से फटकारे, मतलब कोड़े बरसाए बैल के साथ। ठीक है, धरती पर गिर पड़ा वो बैल, और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा, यानी कि वो मर गया, ऐसा उठा। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते, तब साहू और उसकी बीवी झिल्लाते और बड़बड़ करने लगते। सबने पंचायत कराने का परामर्श दिया। साहू जी राजी हो गए, अलगू ने भी हामी भर ली। पंचायत बैठी तो रामधन मिश्र ने कहा, बोलो चौधरी, किसको पंच बदते हो? यानी अब उसने कहा, अब फिर से पंच बैठा था कि बोलो चौधरी, अब किसको पंच बदते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, साजू साहू को चुन ले, यानी साजू चुन ले। समझू खड़े हुए और अकड़कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख है, यानी मेरी तरफ से तो जुम्मन शेख खड़े होंगे। उन्होंने ये जवाब दिया। अब होता क्या है बच्चों, जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो उसे किसी ने अचानक थप्पड़ सा मार दिया हो। किसी ने पूछा नहीं मुझे क्या अर्ज होगा, यानी किसी ने पूछा भी नहीं कि मुझसे, मतलब मैं किसको लेना चाहता हूँ। सरपंच का मुख्य आसन ग्रहण करते हुए शेख के मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ भी निकलेगा वह देवावाणी से के सदृश्य है, और देवावाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश नहीं होना चाहिए। मेरा सत्य से जरा भी टलना उचित नहीं। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब किए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस समय उन्होंने बैल लिया उस वक्त उसे कोई बीमारी न थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उसे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का अच्छा प्रबंध नहीं किया गया था। बैल की जो मौत हुई। सरपंच का फैसला सुनकर अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर ध्वनि आई, पंच परमेश्वर की जय, यानी ध्वनि आई। सबने बोला, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट कर बोले, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ है कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जवान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगा। उस आंसू के पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। तो बच्चों, ये थी आपकी एक जुम्मन शेख और अलगू की दोस्ती की कहानी। ठीक है, पंच परमेश्वर। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।